आपकी ये थी ना शिकायत की सर, मैं कहता था कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं ला रहे आप, तो आप कहते थे सर टाइमिंग की प्रॉब्लम है। तो कल 11 बजे आ रहे हैं हम, फिर देखते हैं आप कितने लोगों को लेके आती हो, है ना। तो कल 11 बजे आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं उनको सबको लेके आना है। कल 11 बजे अपनी क्लास रहेगी, ओके। तुम भी 11 बजे आ जाओगी। चलिए, आप लोगों को दिक्कत है ही नहीं, है ना। सोहेल आप कहाँ से आते हो? ओनली साइकोलॉजी पढ़ते हो? फर्स्ट पेपर पूरा है ना? हाँ, तो कल 11 बजे होगा, है ना। वैसे भी 11 बजे से शुरू, ओके, फिर कोई दिक्कत है आपका भी, ओके। आप चलिए तुम दोनों लड़कियां ओनली फर्स्ट पेपर या सब्जेक्ट भी है? हिंदी के कितने बच्चे हैं? हिंदी वाले हाथ खड़ा करें, हिंदी वाले। ओके, घनश्याम जी कह रहे थे मेरे ही बच्चे हैं सारे। मैंने कहा देखता हूँ कहाँ है। नहीं, उनके उनसे हिंदी पढ़ के कई बच्चे चले जाते हैं 11 बजे। हाँ, तो वो बेवकूफ बच्चे हैं। मैथ्स वाले हाथ खड़ा करें, मैथ्स वाले। मैथ्स मैथ्स मैथ्स, केवल 3। आप कौन हो रिचा, क्या सब्जेक्ट है? कॉमर्स, अरे वाह, चलो ओके। तो बाकी सब लोग फर्स्ट पेपर पढ़ने वाले हैं, है ना। ओके ओके, चलिए तो हम बात कर रहे थे मोरल डेवलपमेंट। पहला प्रश्न ध्यान रखना, मोरल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नैतिक विकास। और नैतिक विकास का पहला सिद्धांत किसने दिया, तो किसका नाम लेंगे? जीन पियाजे का। और लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जीन पियाजे से प्रभावित था, यह बात सबको पता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि साहब लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे वाली स्टाइल अपनाई और शॉर्ट स्टोरीज सुनाई, बच्चों को सुनाई ना, लघु कहानियां। और जिन बच्चों को इन्होंने कहानियां सुनाई उनसे बदले में सवाल पूछे। उन बच्चों की उम्र क्या थी, तो इसको सवाल को ऐसे पूछते हैं कई बार कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन से उम्र के बच्चों की नैतिक तर्कणा की व्याख्या करी या साक्षात्कार लिए, तो बोलना 10 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के साक्षात्कार लिए। वो बच्चे कहां के थे? शिकागो बॉयज थे, 72 थे। और उन्होंने जो कहानियां सुनाई उनमें महत्वपूर्ण कहानी है हेंज की दुविधा। क्या है? हेंज की दुविधा, इंग्लिश में बोलेंगे हेंज डिलेमा। हेंज डिलेमा क्या थी? हेंज गरीब आदमी था, बीवी को कैंसर था, एक ही दवा, और वो दवा बनाने वाला बहुत महंगी दे रहा है, हेंज के पास पैसे नहीं है। तो अब हेंज क्या करे, क्या दवा की चोरी कर ले या बिना दवा लिए घर चला जाए, इस दुविधा में छोड़ा था ना। ओके, फाइनली स्टील किया, चोरी करी, बीवी को बचाया, ये कहानी थी। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कोहलबर्ग के मॉडल में यह है कि इन्होंने ये कहा, पियाजे ने भी ऐसा बोला था, सुने ध्यान से, क्या बोला इन्होंने कि बच्चे कौन सा निर्णय लेते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, या क्या निर्णय लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या जजमेंट है उनका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ध्यान दो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर महत्वपूर्ण क्या है बताओ? महत्वपूर्ण है इस निर्णय के पीछे जो चिंतन प्रक्रिया है वो, और उसको उन्होंने बोला मोरल रीजनिंग। क्या बोला? मोरल रीजनिंग। तो मोरल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे ज्यादा परीक्षा में यही पूछा गया है, और सबसे ज्यादा बच्चों का यही गलत हुआ है। जैसे आप चले जाओगे, हटा लो इसको। तो मोरल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज पे हम देखेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने सवाल पूछे बच्चों से। एक सवाल यह पूछा कि क्या हेंज को वो दवा चोरी करनी चाहिए थी, ये पूछा ना। अब देखो, इसका जवाब जो बच्चे देंगे उसके पीछे उनकी चिंतन प्रक्रिया होगी। यानी जो प्री कन्वेंशनल लेवल के बच्चे हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल हम पढ़ेंगे जिसमें 2 स्टेज आएंगी, दंड व आज्ञाकारिता, और दूसरी आएगी टिट फॉर टैट वाली, वैयक्तिक विनिमय वाली। तो दंड व आज्ञाकारिता में क्या होता है? दंड व आज्ञाकारिता में कोई भी काम सही या गलत उसके पनिशमेंट के आधार पे होता है। अगर किसी काम को करने के बाद पनिशमेंट मिला तो वो गलत है, बच्चे यही सोचते हैं, और अगर पनिशमेंट नहीं मिला तो वो सही है। फिर दूसरी जो स्टेज आएगी उसमें पुरस्कार है। अगर किसी काम के बदले पुरस्कार मिला, इंटरेस्ट हुआ, कोई इंटरेस्ट उनका हुआ, तो वो अच्छा है, नहीं तो वो खराब है। तो एक बढ़िया सा एग्जांपल सुने जो कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ डिस्कस किया था कि
ये जो सेकंड वाले बच्चे हैं, दूसरी स्टेज वाले बच्चे, उनको पूछा कि क्या कोहलबर्ग को वो दवा चोरी कर लेनी चाहिए थी। सुन रहे हो, ये बात सही की गलत? तो आधे बच्चों ने तो ये सोचा कि अगर वो दवा की चोरी करता है तो केमिस्ट उसको पकड़ लेगा और उसको पीटेगा या उसको पुलिस के हवाले कर देगा। तो उन बच्चों ने क्या बोला कि चोरी करनी चाहिए कि नहीं? बोलो, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना गलत है, रोंग है। क्यों हुआ रोंग? क्योंकि चोरी करने का परिणाम क्या होगा? पुलिस या पीटना या पकड़ा जाना। और दूसरे वही बच्चे, वही लेवल के बच्चे, आधे बच्चों ने ऐसा सोचा कि अगर वो चोरी कर लेगा तो चोरी करके अपनी बीवी को बचा लेगा। तो उन्होंने बाकायदा बोला बीवी उनको लॉन्ग किस देगी, हग करेगी, मतलब बीवी अपने पति को बहुत प्यार करेगी। तो यहां चोरी करने का रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज और परिणाम क्या हुआ? उन्होंने क्या सोचा कि चोरी करने से क्या होगा? बीवी प्यार करेगी ना, तो चोरी करना अच्छी बात हुई कि खराब? बोलिए, अच्छी। तो जिन बच्चों के दिमाग में यह थॉट आया कि बीवी हग करेगी, प्यार करेगी, उन्होंने तो बोला चोरी कर लेनी चाहिए। और जिन बच्चों के दिमाग में यह थॉट आया कि चोरी करने से पकड़ा जाएगा, उन्होंने बोला चोरी नहीं करनी चाहिए। सिंपल बात समझ आई? दैट इज मोरल रीजनिंग। और मोरल रीजनिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक एज में ये होता है, हर स्टेज में। नेक्स्ट, गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। क्या होता है कि कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा कि मतलब ये यहां पे सोशल अप्रूवल आ जाएगा, यहां पे दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोगों के आधार पर नैतिकता तय होती है। बताऊंगा अभी मैं आपको। तो जिन बच्चों ने ये सोचा, तीसरी स्टेज आ गई है कि साहब गुड बॉय कभी चोरी नहीं करता, है ना, नाइस गर्ल कभी झूठ नहीं बोलती, ऐसा। तो गुड बॉय वो होते हैं जो चोरी नहीं करते। ऐसा जिन्होंने सोचा, उन्होंने कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने ये सोचा कि गुड बॉय कभी अपनी बीवी को मरने नहीं देता। और ऐसा जिन्होंने सोचा, उन्होंने चोरी करने को सही माना कि गलत? सही माना। इसका मतलब सारा खेल तो मोरल रीजनिंग का है। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए मोरल रीजनिंग पे अब तक परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल आया है। और खुशी की बात आपके लिए और दुख की बात उनके लिए जो हमारे सामने नहीं बैठे हैं, सबने गलत किया। पता ही नहीं है मोरल रीजनिंग क्या होता है। केवल नैतिक दुविधा सुन लिया, और उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी भी नैतिक दुविधा करा रही है, वो भी नैतिक दुविधा कर रहे हैं और परीक्षा में फेल हो रहे हैं, और फिर ढूंढते ढूंढते अगले साल आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। अब कुल मिला के हमने आपसे एक बात करी थी कि कोहलबर्ग नैतिक विकास के 3 लेवल बताएंगे। कितने लेवल? और जो 3 लेवल हैं, 3 इंग्लिश के शब्द आपको याद रखने हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द बीच वाली स्टेज का कौन सा है? बोलिए, कन्वेंशनल। बोलो, कन्वेंशनल। पहले वाला क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल। क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल। और बाद वाला क्या हो जाएगा? पोस्ट कन्वेंशनल। तो लेवल कितने? 3। हर लेवल में 2 स्टेज, तो स्टेज कितनी होगी? 6। और 6 की 6 स्टेज याद रखने के लिए हमने आपको एक तोहफा दिया था, याद है आपको? क्या था वो? दंड से आज्ञाकारिता मिली। बोलिए, दंड से क्या मिली? किंतु हम अहंकारी बन गए। क्या बन गए? फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई। क्या पाई? तो क्या मिला? सामाजिक सम्मान मिला। और अंत में जब सामाजिक समझौता किया तब विवेक नाम मिला। तो ये जो स्टेटमेंट था, इसमें 6 स्टेजेस आपने लिख ली। बोलिए, नंबर 1 कौन सी स्टेज? दंड से आज्ञाकारिता। नंबर 2 अहंकार। नंबर 3 अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा। नंबर 4 सामाजिक सम्मान। नंबर 5 सामाजिक समझौता। और नंबर 6 विवेक। नंबर 6 विवेक। यहां पे देखिए, यहां पे भी लिखा है। 1 नंबर पे है अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी दंड व आज्ञाकारिता वाली अवस्था है। इसमें नैतिक नियम इसलिए माने जाते हैं कि अगर हम सही नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। सिंपल। लेकिन 2 नंबर वाली स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें हमने अहंकार की बात बोली है, तो इसको अहंकार की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार की अवस्था। लेकिन साथ में इसके दूसरे नाम भी हैं, सबके दूसरे नाम होंगे। इसमें बच्चा ये सोचता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मेरे को बदले में कुछ चाहिए। उन्होंने बोला व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बच्चे ने यू स्क्रैच माई बैक आई योर्स। आप छोटे थे भाई बहन, तो आप याद करो, कभी आपको ऐसे गुदगुदी करते हैं तो बहुत मजा आता था ना। पीछे क्या बोलते हैं उसको?
क्या बोलते थे? हाँ, ऐसे ऐसे आप बैठे हो, आपके ऐसे कोई ऐसे करे, कितना मजा आता है ना। क्या बोलते हैं उसको? बताओ क्या बोलते हैं, बोलो तो। क्या करते थे? हाँ, सिलाए, ओके। आपके सिलाए बोले, और बोलो, आपके क्या बोलते थे? बताओ, ऐसा कुछ करते थे ऐसे? माँ भी करती है छोटे बच्चों के, ओके। तो हम भी करते थे। तो कितने कर दिए? 1 2 20, अब तू कर। तो अब तू कर वाला था ना, वो ये है, टिट फॉर टेट, इंडिविजुअल एक्सचेंज, वैयक्तिक विनिमय आपस में। बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बच्चे ने, ये सारे एग्जाम्पल आए हैं परीक्षा में, एक ने एक की कलम तोड़ दी, तो उसने उसका पेज फाड़ दिया, तो बदला है, इसमें बदला है और खुद का लाभ है। फिर गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड क्या होगा? 3 नंबर वाली स्टेज आएगी। इसमें वो नैतिक नियम इसलिए मानेगा कि साहब दूसरे लोग उसको अच्छा बोलेंगे, ठीक है, और यहां पे समाज में रहता है तो समाज के नियम मानने पड़ेंगे। यहां एक शब्द आएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पता है आपको? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? किसको बोलते हैं? रिचा, अग्रीमेंट को बोलते हैं ना, आप तो जानती हो, वॉइड वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट हो गया साहब समाज के बीच में और हमारे बीच में। अगर समाज एग्रीमेंट निभाएगा तो हम भी निभाएंगे, समाज नहीं निभाएगा तो हम भी नहीं निभाएंगे, क्योंकि इसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। और फाइनली प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसमें नैतिक नियम अंदर से आएंगे। यहां खास बात, पहली जो 2 अवस्थाएं वो प्री कन्वेंशनल में है। किसमें है? प्री कन्वेंशनल में। बीच वाली 2 है, माफ करें, ये पहली 2 प्री कन्वेंशनल है। पहली 2 क्या है? प्री कन्वेंशनल। ये बीच वाली कन्वेंशनल, और ये ऊपर वाली पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में ध्यान रखना, प्री कन्वेंशनल में नैतिक नियम बाहरी दबाव के कारण से माने जाते हैं। किसके कारण से माने जाते हैं? बाहरी दबाव। सुन रहे हो? और बीच वाला जो है ना, वहां पे नैतिक नियम माने जाते हैं बाहरी प्रभाव। लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, अच्छा बताएंगे, खराब बताएंगे। और यहां नैतिक नियम आएंगे अंदर से, सेल्फ चोजन, अंदर से। यह सवाल भी कई बार आया है। प्री कन्वेंशनल में नैतिक नियम बाहरी दबाव के कारण से, कन्वेंशनल में प्रभाव के कारण से, और यहां अंदर से आएंगे। अब वो स्टेजेस कौन सी हैं और क्या क्या खास है, लिखिए, लिखो। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के, ध्यान रखना, 3 स्तर। परीक्षा में कई बार शब्द बदल जाते हैं, कई बार चरण आ जाता है, ठीक है, कई बार स्तर आ जाता है, कई बार अवस्था को स्तर भी कह देते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में। नैतिक विकास के 3 स्तर, लेवल्स, एवं 6 अवस्थाएं, एवं 6 अवस्थाएं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर या लेवल्स, हाँ सॉरी, हाँ लेवल्स 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 लेवल्स, एवं 6 अवस्थाएं, स्टेजेस बताई। तो सबसे पहले 1 नंबर पे पहला स्तर। अब यहां ध्यान रखना, हिंदी में नाम बदलेंगे। कभी तो आता है पूर्व परंपरागत स्तर, कभी आता है पूर्व पारंपरिक स्तर। हिंदी का खेल है साहब। और कभी आता है प्राक रूढ़िगत स्तर। पिछली बार प्रथागत नाम आया था संगीण में। इंग्लिश में जरूर याद रखना है, यह पक्का मिलता है, प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। और ये रहेगा अप टू
9/10, 9-10 वर्ष तक। अप टू लिख दिया या तक लिख दो, एक ही बात है। तो ये रहेगा 9-10 वर्ष तक। आप बोलेंगे साहब 10 से 16 वर्ष की तो नैतिक तर्कणा की बात करी थी, तो यहां नैतिक तर्कणा आती नहीं है। तो अप टू 9/10 वर्ष। वैसे उन्होंने बोला 9 तक ये रहता है, फिर 10 से वो शुरू हो जाता है, पर आप 9/10 करो। तो पूर्व पारंपरिक स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, अप टू 9 या 10 वर्ष, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें स्टेज कितनी आ जाएंगी? 2। कितनी आ जाएंगी? 2। कौन कौन सी आएंगी? एक नंबर लिखिए, स्टेज 1, अवस्था 1, और वो है दंड व आज्ञाकारिता। दंड व आज्ञाकारिता, एक शब्द आएगा यहां पे, उन्मुखता। अगर आप उन्मुखता याद नहीं रहता तो चिंता की बात नहीं है, दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको लिखना तो पड़ेगा नहीं वहां पे तो रिकॉल करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो लिखा है उसको पहचानना पड़ेगा। दंड व आज्ञाकारिता, उन्मुखता। लेकिन इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, दंड को बोलेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ये पहली स्टेज है, दंड व आज्ञाकारिता, उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दंड व आज्ञाकारिता, उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो दंड से आज्ञाकारिता आई तो पहली तो वैसे आपको याद रह जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है ना। अब समझने वाली बात क्या है कि यहां बच्चा नैतिक नियमों को क्यों मानता है? क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर लगता है। तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए? पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या दंड से बचने के लिए नैतिक नियमों को मानता है। लिख दो, दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए नैतिक नियमों का पालन, दंड से बचने के लिए नैतिक नियमों का पालन। और एक और बात समझनी है, जिन कार्यों का परिणाम, जिन कार्यों का परिणाम यानी वो जो काम करता है उसके बदले में जब पूरे हो जाए तो क्या मिलता है? जिन कार्यों का परिणाम दंड हो वे गलत हैं, रोंग। व्हाट इज रोंग एंड राइट, यही तो मोरालिटी है। वे रोंग हैं, मतलब बच्चा ये सोचता है कि जिन कामों को करने से दंड मिलता है वो सारे काम रोंग हैं, गलत हैं, राइट नहीं है, इसलिए वो उनको नहीं करता, क्योंकि दंड से बचना जो है। सिंपल, पहली बात सबको क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। अब है दूसरी, और दूसरी स्टेज देखना आप। पहली स्टेज लिख ली आपने, अब है दूसरी। दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु क्या बन गए? अहंकारी। तो दूसरी अवस्था का नाम है अहंकार की अवस्था। परीक्षा में सबसे बड़ी मुश्किल यही है, अहंकारी अवस्था कर दें। कि सब कोहलबर्ग में इनके बहुत से नाम हैं। एक नाम अहंकारी अवस्था, एक नाम इसका सरल सुखवाद की अवस्था है। सरल सुखवाद की अवस्था या सरल सुखवाद उन्मुखता, बात एक ही है। एक नाम है अहंकारी अवस्था, एक नाम है सरल सुखवाद की अवस्था, एक नाम है साधनात्मक, बोलिए क्या? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। और एक नाम है वैयक्तिक विनिमय
वैयक्तिक विनिमय उन्मुखता या वैयक्तिक विनिमय की अवस्था। इंग्लिश में ध्यान रखना है, इंग्लिश में एक शब्द आता है हेडोनिज्म। सुख को बोलते हैं हेडोनिज्म। इड वालों में हेडोनिज्म होता है, यही अहंकार है, यही सुख है, यही इंटरेस्ट है। तो एक शब्द आता है नैव, कभी आपने सुना हो, है ना? छोटे बच्चों की जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो नैव होते हैं, भोली अवधारणाएं जैसे सुना हो। तो नैव हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन, एक नाम। दूसरा नाम टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट तो आपने खूब सुना है, जैसे को तैसा सुना है ना। एक नाम इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ये इंग्लिश वाले नाम है। नैव हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट, स्टेज इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, या ओरिएंटेशन की जगह स्टेज लिख दो तो चलेगा। अगर स्टेज भी नहीं लिखो, ओरिएंटेशन भी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नैव हेडोनिस्टिक, टिट फॉर टैट, इंडिविजुअल एक्सचेंज, तो भी काम चल जाएगा। तो ध्यान रखना, 9-10 वर्ष तक प्री कन्वेंशनल लेवल चलता है। मैंने पहले स्टेज के सामने लिखाया था या कन्वेंशनल लेवल के सामने लिखाया था? यस, कन्वेंशनल लेवल 9-10 वर्ष तक चलता है। अब इसमें क्या होता है, पहले में तो पनिशमेंट से बचने के लिए नैतिक नियमों को मानता था। सुन रहे हो कि नहीं? सबने लिखा कि नहीं लिखा? बोलो बताओ, पहला हिंदी में क्या नाम लिखा आपने? अहंकारी अवस्था। दूसरा नाम सरल सुखवाद की अवस्था। तीसरा नाम साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। चौथा नाम वैयक्तिक विनिमय अवस्था उन्मुखता। इंग्लिश में पहला नैव हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन, बोलिए नैव हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। दूसरा टिट फॉर टैट। तीसरा इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। कोई चिंता की बात नहीं है ज्यादा, ओके। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये दूसरी स्टेज आती है जिसमें बच्चा ये सोचता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, और अगर मैं ये काम करूं, आप ध्यान से सुने, मेरे शब्दों पे लफ्जों पे गौर फरमाएं, तो फिर मुझे बदले में क्या मिलेगा। इसका मतलब पहली अवस्था में तो था दंड, क्या था, और इसमें आ जाएगा रिवॉर्ड, पुरस्कार। इसमें बच्चा पुरस्कार चाहता है। क्या चाहता है? पुरस्कार चाहता है और बदला चाहता है। क्या चाहता है? बदला। तभी तो एक्सचेंज है, तभी तो टिट फॉर टैट है। बोलिए है। जैसे कोई भी एग्जांपल लें आप याद करें, जब आप छोटे थे तो किसने आपको कहा कि रोज स्कूल जाना है, तो बदले में आपने रोज एक चॉकलेट मांगी, बदले में रोज आपने एक कॉइन मांगा, 1 रुपया 1 कॉइन चाहिए, है ना। मैं एग्जांपल लेता हूं, नई नई दुल्हन ससुराल जाती है। वैसे ये सारे एग्जांपल तो बाद में आएंगे, अभी एग्जांपल शुरू ही नहीं हुए आपके साइकोलॉजी में। तो दुल्हन ससुराल जाती है ना, नई दुल्हन, तो वो बहुत पढ़ी लिखी है ना, हमारी स्टूडेंट है। हमारी स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी का नॉलेज है उसको। अब ससुराल में क्या होता है पता है आपको? वहां तो चीजें बदल जाती है एकदम। वहां तो परंपराएं कुछ अलग, सुबह सुबह उठो, सारे काम करो, है ना, सबको बेड टी दो, फिर नहाओ, फिर उससे पहले पोछा वोछा करो, नहाओ, फिर पूजा करो, है ना, फिर सबको खाना खिलाओ, फिर लास्ट में नंबर आता है कि नहीं था? तो वो परेशान तो हो ही जाती है, लेकिन चूंकि वो साइकोलॉजी की ज्ञाता है, इसलिए वो सेट करती है उसको, भतीजे को, उसको बोलती है तू मेरे को कुरकुरे ला दे। अब वो उससे कुरकुरे मंगवाती है, तो वो भी कम नहीं है, वो इस स्टेज में है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मैं ला तो दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो बदले में उसको भी कुछ मिलेगा, उसको भी कुछ चाहिए ना, तो बदले में उसको कुछ देते हैं। ये वो वाली स्टेज है जिसमें बच्चा सोचता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, इसलिए बदले में उसको चाहिए। इसलिए इसको सेल्फ इंटरेस्ट बोला। क्या बोला? सेल्फ इंटरेस्ट। तो 2 बातें याद रखना, एक तो इसमें रिवार्ड चाहता है बच्चा, और दूसरा क्या चाहता है?
सेल्फ इंटरेस्ट और बदला भी चाहता है। परीक्षा में जब अपने यहाँ पे सवाल आया था तो बार बार मैं ऐसा बोलता हूं, बहुत से बेवकूफों ने वो समझ ही नहीं पाया इसको। देखो एक शब्द आएगा यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सचेंज, हिंदी में वैयक्तिक विनिमय, और पांचवें स्टेज में एक शब्द आएगा, बोलिए कौन सा? पांचवी स्टेज आएगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, वहां पे शब्द आएगा व्यक्तिगत अधिकार। पांचवे में क्या आएगा? और इसमें आया है व्यक्तिगत विनिमय। तो वो अधिकार और विनिमय को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पांचवी स्टेज पूछी वहां पे दूसरी कर दी, और दूसरी पूछी वहां पे पांचवी कर दी, और उनसे पढ़ने वाले सब बच्चे खत्म। पर आपको ध्यान रखना है, ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि सेम ऐसी बात आएगी पांचवी स्टेज में भी, पर दोनों में अंतर है। ये बात समझ में आई आपको? तो लिखिए इसमें क्या क्या है। इसमें इस अवस्था में बालक पुरस्कार को उन्होंने बोला रिवॉर्ड या फिर इंटरेस्ट के लिए नैतिक नियमों को मानता है, के लिए नैतिक नियमों को मानता है। ठीक है ना? पीठ खुजाने वाली बात भी है इसमें। आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, बदला है बस, बदला। तो इसमें पुरस्कार या फिर रिवॉर्ड या इंटरेस्ट के लिए नैतिक नियमों को मानता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दो बातों में? बोलिए। तो अब नोट करके एक बात लिखो, नोट ऐसा लिख लो, प्री कन्वेंशनल। इस अवस्था में बालक पुरस्कार या रिवार्ड या इंटरेस्ट के लिए नैतिक नियमों को मानता है, नैतिक नियमों को मानता है। मतलब आप मेरे लिए ये करो, बदले में मैं आपके लिए करूंगा। बदला चाहिए, एक्सचेंज चाहिए, टिट फॉर टैट चाहिए, सिंपल। इसमें क्या है? लिखा सबने? नेक्स्ट क्या है? नोट ऐसा लिखना, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या है? कंफ्यूज तो नहीं हुए आप? दोनों को मिला के बोलेंगे प्री कन्वेंशनल, ठीक है ना? तो प्री कन्वेंशनल स्तर में बालक बाहरी दबाव के कारण नैतिक नियमों की पालना करता है, नैतिक नियम मानता है। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको, जो परीक्षा में आती है और आधे बच्चे गलत करते हैं। नैतिक नियम मानता है। बाहरी दबाव, बस इतना याद रखें। अब मुझे बताओ, सुन रहे हो ना? कई बार हम आपसे एक बात करते हैं कि साहब अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जरूरी है, नहीं तो पढ़ नहीं पाते बच्चे। तो बहुत से लोग मोटिवेशन देते हैं ना, उनके चैनल पे बच्चे भी खूब देखते रहते हैं और वो मोटिवेशन में उनको ट्रिप कर लेते हैं। मोटिवेशन बता रहे हैं। उनके बच्चों का कोई भला नहीं होता। क्यों नहीं होता? जानते हैं क्यों नहीं होता? क्योंकि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। बोलिए, आंतरिक अभिप्रेरणा को हम अच्छा मानेंगे या बाह्य को, या दोनों को? तो सवाल इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे। आंतरिक अभिप्रेरणा का दूसरा नाम है सकारात्मक अभिप्रेरणा। क्या नाम है? और बाह्य का नाम है नकारात्मक। और बाह्य का क्या नाम है? नकारात्मक। इसलिए अब जब भी परीक्षा में पेपर देने जाते हैं, आपको एक या दो ऐसा सवाल मिलता है कि एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं? बोलो नहीं, क्योंकि पनिशमेंट अच्छा होता है कि खराब? बोलो। और कोई सवाल ऐसा भी आता है कि आप बच्चों को पुरस्कार दें या नहीं? बोलो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो। जो भी परीक्षा दे चुके हैं वो सब करें नहीं देना चाहिए। तो बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि दंड खराब होता है।
खराब क्यों होता है? खराब क्यों होता है? क्योंकि दंड आंतरिक है कि बाहरी? यस, बाह्य है। बच्चों को पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार भी खराब है और ये बाह्य है। तो दंड भी बाह्य है और पुरस्कार भी बाह्य है। देना क्या चाहिए? देना तो चाहिए अनुभव, इंटरेस्ट, आंतरिक खुशियां, वो अलग चीज है। लेकिन यहां एक स्टेज में दंड पनिशमेंट मिला, बोलिए मिला, और एक स्टेज में क्या मिला? रिवार्ड। क्या मिला? रिवार्ड या पुरस्कार। तो दंड भी बाह्य और पुरस्कार भी बाह्य, इसलिए दोनों स्टेज की खास बात यहां नैतिक नियम कैसे मानेंगे? बाहरी दबाव के कारण से मानेंगे। दंड है तो भी बाहरी दबाव है और पुरस्कार है तो भी बाहरी दबाव है, ये बात याद रहेगी। ओके, अब दूसरा, सेकंड, बी, और इस बार आएगा पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर या फिर रूढ़िगत स्तर, या फिर अभी आया था प्रथागत स्तर। हिंदी में कुछ भी आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है। ध्यान रखना है कन्वेंशनल लेवल आना चाहिए, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल लेवल। पारंपरिक स्तर, रूढ़िगत स्तर, प्रथागत स्तर। और ध्यान रखना, कोहलबर्ग में एज इसलिए मैटर नहीं करती कि उन्होंने एक्चुअली एज बताई नहीं है। हम लोगों ने इसका तर्जुमा करके 10 से 13, 13 से 3, 3 से 10, 10 से 13 कर दिया, 13 से 16 कर दिया। वास्तव में यहां उन्होंने पहले में उन्होंने एज कितनी बताई थी? आपको याद है? 9-10 वर्ष तक। और यहां उन्होंने बोला है अप टू, ऐसा ही लिखना है, अप टू, नहीं, अप टू नहीं, अभी रुको, अप टू नहीं लिखा आपने? ओके, यहां पे लिखना है आपको अर्ली अडोलसेंट एंड एडल्ट, यानी 10 वर्ष के बाद तो किशोरावस्था शुरू हो जाएगी, आरंभिक किशोरावस्था, और बड़े लोगों के लिए है ये कन्वेंशनल लेवल में, आरंभिक किशोरावस्था और बड़े लोगों के लिए नैतिक नियमों की बात है। इसलिए एज, ध्यान रखना, फिक्स एज फैक्टर उन्होंने नहीं बताया। ये लेटेस्ट हमारी रिसर्च है जो ऑथेंटिक है। तो अर्ली अडोलसेंट बच्चे भी आ जाएंगे इसमें, आरंभिक किशोरावस्था, और फिर बड़े एडल्ट प्रौढ़ वयस्क भी आ जाएंगे। तो ये शुरू हो गई अर्ली अडोलसेंस से। अब इसमें क्या क्या होता है? तीसरी और चौथी अवस्थाएं, 2 तो हो गई थी, तो अवस्था 3 लिख दो। अवस्था 3 आप मैडम ऐसा लिख सकते हो, आरंभिक किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। इसमें क्या शामिल है? आरंभिक किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था, पहले में 9-10 वर्ष तक। तो अवस्था 3, ओके, अवस्था 3 लिखिए। आपको याद है, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु क्या बन गए? अहंकारी। फिर क्या किया? अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई। तो अवस्था 3 लिखिए। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। ये इंग्लिश में बहुत परफेक्ट है, गुड बॉय नाइस गर्ल। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अवस्था, या प्रशंसा की अवस्था, या सामाजिक अनुमोदन की अवस्था। यह बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। सामाजिक अनुमोदन की अवस्था, या अवस्था की जगह उन्मुखता भी लिख सकते हैं। सामाजिक अनुमोदन की उन्मुखता की अवस्था, एक ही बात है। या फिर एक और नाम है इंटरपर्सनल रिलेशंस, तो इसको क्या बोलेंगे?
क्योंकि वो आपका कल्याण करते हैं। उनमें से एक है अंतर्वैयक्तिक शब्द। अंतर्वैयक्तिक संबंधों की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक अनुमोदन की अवस्था, अंतर्वैयक्तिक संबंधों की अवस्था। और इंग्लिश में भी जरूर लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखिए गुड बॉय नाइस गर्ल। गुड बॉय नाइस गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, या स्टेज लिख दो। गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज। एक नाम इसका हो गया सोशल। बोलिए अनुमोदन को क्या बोलते हैं? अप्रूवल। सोशल अप्रूवल ओरिएंटेशन। कभी कभी ओरिएंटेशन लिख दिया करो, कभी कभी स्टेज लिख दिया करो। और एक नाम हो गया इसका, बोलिए अंतर्व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो ना। हाँ यस, हमारे बच्चे हो। इंट्रापर्सनल की इंटर, इंट्रा की इंटर, इंटर। शाबाश। इंट्रा तो होता अंतर्वैयक्तिक, और इंटर पर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन या स्टेज। ये जो अर्ली एडोलसेंस से लेके अडल्ट तक की जो एज है, वो कन्वेंशन लेवल की दोनों अवस्थाओं की है, ये ध्यान रखना। ओके, तो तीसरी अवस्था का नाम, ये सारी बातें परीक्षा में आई हैं, एकदम ऑथेंटिक, एकदम। इसलिए कोई मार्केट की किताब मत पढ़ना, उनको पता ही नहीं है, उनके लेखकों को ये नहीं पता ये क्या होता है सोशल अप्रूवल। तो कोई कुछ भी छाप देगा कहीं से भी उठा के, एकदम कचरा, और उसको मासूम बच्चे पढ़ लेते हैं और जीवन बर्बाद कर लेते हैं, और हम नहीं होने देंगे। कल 11 बजे तो आना ही है किसी भी सूरत में। ओके, हिंदी की फिर साइकोलॉजी की, ये नहीं हो आप, फिर नहीं हो सकता है उसके बाद कुछ इनकी सेमिनार टाइप में कुछ लगा दें, पर कम से कम 3 घंटे साइकोलॉजी चलेगी, है ना। ऐप वाले बच्चों आपको 1 घंटे की मिलेगी, 1 घंटे की कल, 1 घंटे की परसों, 1 घंटे की उसके अगले दिन, क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं, इसलिए इनको हम एक साथ देंगे। एकदम नहा धो के आना फ्रेश, तो वैसे ही आते हो ना। पता है मैं कितना थक जाता हूँ, आप नहीं सोच सकते। मैं जब मेरे स्कूल से चलता हूँ ना, तो हमारे मैडम्स और टीचर्स हैं सब, वो मैडम, अच्छा वो कौन क्या है, अब सब आप भी जॉब लगोगे तो पता है क्या हालात होंगे। 70,000 से तो स्टार्टिंग है, 80,000, कुछ तो ऐसी हैं 1.25 लाख ले रही है। हमारे प्रिंसिपल साहब 1,40,000 लेते हैं। हमारे प्रिंसिपल मेरे चेले हैं, पता है आपको, मेरे स्टूडेंट है। तो हम जब निकलते हैं तो मैं स्कूटी पे आता हूँ। हाँ गवर्नमेंट टीचर हूँ, ये मेरी 13वीं नौकरी है, लेकिन आपको ये बता दूँ 13 जॉब, सारे कंपटीशन में हासिल किए। सबसे पहले मैं टीचर था, अभी मैं टीचर हूँ, बीच में कई जॉब स्विच किए। 5 साल में रहा पुलिस इंस्पेक्टर, और वो भी कहाँ, जयपुर। जब निकलता था ना जिप्सी लेके, शटर गिरा दिया करते थे लोग, देखते थे, और मैं काम भी ऐसे करता था, सबकी हेल्प करता था। ओके, फिर कभी बात करेंगे अपन वो पुलिस वाली। अभी मेरा चल रहा है ना, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो मुझे बुलाएंगे वापस। अब कब बुलाएंगे देखते हैं, क्योंकि मेरा पुलिस में रह के भी कोई ऑफेंस नहीं था, कोई ऐसा कोई मतलब वो नहीं था, सिंपल अपसेंट था मैं। अपसेंट काफी दिनों में अपसेंट रहा, महीनों। तो उस बेस पे मेरे को उन्होंने नौकरी से रिमूव किया। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दी और सुनवाई चल रही है अब। शुरू में मैंने जानबूझ के नहीं करवाया, मैंने कहा ओके कोचिंग्स पढ़ाना, इसमें मन लग गया, ठीक है। फिर मेरे को वापस में टीचर में आ गया, तो फिर मैंने कहा ठीक है वो चलता रहेगा, तो जिस दिन आएगा उस दिन आ जाएगा, और आएगा तो एटलीस्ट हम एडिशनल एसपी बनेंगे, आपको ऐसे पढ़ाएंगे। ओके, तो तब कह रहा हूँ कि वो सुबह एसआई वाले जो बच्चे बैठेंगे तो हमारे सामने बैठाना उनको। क्या बोल रहा था, हाँ, तो वहां से चले, पता है, तो हमारे सब
अच्छा वो सब अब 1 बजे तक बच्चों को पढ़ाया, दिल खोल के पढ़ाते हैं वहां भी, है ना। और वहां भी मैं तो इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, अभी 11th-12th को इंग्लिश चल रही है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इंग्लिश में, है ना। तो आज एक कहानी चल रही थी उसकी, रेड ट्रिपर की, मतलब कोई है। तो जब हम चलते हैं वहां से रवाना होते हैं 1 बजे, आप सोचिए पूरे दिन आप 7 बजे मॉर्निंग में आ जाते हो, फिर 1 बजे तक वहां पढ़ाते हो बच्चों को, है ना। फिर 1 बजे निकले तो फिर क्या हालत होती होगी, है ना। तो सब फिर सबकी एसी ऑन, सबकी गाड़ियां ऑन, सब बैठते हैं। सर मैंने कहा हम इस पे आते हैं, तो सर आप इस पे आओगे, मैंने कहा ओके। फिर वो तो कहते हैं कि वो जाते ही क्या कि सब अपना अपना घर पे जाके आराम कर रहे हैं, सब सो जाते हैं। सर आप, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा अभी 2 घंटे, उसके बाद फिर मैं स्कूटी से अपने गाँव जाऊंगा, हाँ 30 किलोमीटर दूर। सर आप इतनी मेहनत करते हैं, हमने कहा करता हूँ। तो मेरे लिए भी, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं भी जब अब इस स्टेज में आपके पास आता हूँ तो मेरी सारी एनर्जी तो पहले चली जाती है उन बच्चों में, लेकिन फिर भी मैं इतनी हिम्मत करता हूँ, है ना। तो अपन जब मॉर्निंग की क्लासेस होंगी तो फिर खेल ही अलग होंगे। ओके चलिए, तो क्या था, कुछ याद है? चलिए बताओ, तीसरी अवस्था पढ़ रहे हैं कौन सी, और तीसरी अवस्था का पहला नाम, आज इसको पूरा करेंगे। पहला नाम ओके, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। दूसरा प्रशंसा। तीसरा नाम सामाजिक अनुमोदन। चौथा नाम अंतर्वैयक्तिक संबंध। इंग्लिश में पहला नाम गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज। दूसरा नाम सोशल अप्रूवल ओरिएंटेशन। तीसरा नाम इंटरपर्सनल रिलेशन ओरिएंटेशन, कहीं नहीं लगाया गया ओरिएंटेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है देखो आप 3 नंबर पे। अब यहां पे क्या होता, आप सुन रहे हो ना, यहां पहले जो प्री कन्वेंशनल वाली दोनों स्टेजेस में थी, वहां पे नैतिक नियम बच्चा क्यों मानता है, या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या फिर पुरस्कार पाने के लिए। बस यहां पे क्या होगा, यहां पे वो नैतिक नियम इसलिए मानते हैं कि लोग उनको अच्छा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा। इसका मतलब यहां सामाजिक अनुमोदन हो गया, यहां पे अंतरवैयक्तिक संबंध हो गए, सब मेरे को गुड बॉय बोलेंगे, सब मेरे को नाइस गर्ल बोलेंगे। कौन बोलेंगे गुड बॉय नाइस गर्ल? पेरेंट्स बोलेंगे। कौन बोलेंगे? टीचर्स बोलेंगे। कौन बोलेंगे? पीयर ग्रुप्स बोलेंगे। कौन बोलेंगे? तो बच्चा इसलिए नैतिक नियमों का पालन करता है कि सब उसको अच्छा बताएंगे। बात समझ में आई? सिंपल। नाइस गर्ल रोज स्कूल जाती है, गुड बॉय कभी झूठ नहीं बोलता, गुड बॉय कभी चोरी नहीं करता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन उस एग्जांपल की, हेंज वाले एग्जांपल की आप बात करें तो यहां क्या इंपॉर्टेंट रहता है? हर जगह ही मोरल रीजनिंग। क्या इंपॉर्टेंट रहता है? मोरल रीजनिंग। जो बच्चे ये सोच लेंगे कि साहब अच्छे लोग, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, वो तो बोलेंगे हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो बच्चे ये सोच लेंगे कि साहब अच्छे बच्चे अपने जीवन साथी को बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, वो बोलेंगे चोरी करनी चाहिए। सिंपल, क्लियर। ओके, चौथी स्टेज दूसरा स्तर है और उसकी चौथी स्टेज है। मैं आपको बता चुका हूं पहले स्तर की दोनों स्टेजेस में बाहरी दबाव था, और यहां तीसरी और चौथी दोनों में बाहरी प्रभाव होगा। बाहरी प्रभाव होगा, पर फिर भी बाहरी होगा, अंदर से तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बातें आएंगी। तो लिखिए अवस्था 4। अवस्था 4, और अवस्था 4 में ये सामाजिक सम्मान मिला, तो सामाजिक सम्मान की अवस्था। इंग्लिश में सोशल लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन। सोशल लॉ एंड, सोशल नहीं लिखो तो भी चल सकता है, सोशल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेशन। सिंपल। तो देखो तीसरी स्टेज में सब लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। तीसरी स्टेज का एक नाम प्रशंसा भी था, नहीं, अहंकार वाली का था। यस, अप्रूवल करेंगे, अनुमोदन है। तीसरी स्टेज में अनुमोदन था, और चौथी स्टेज में सीधा ही दे दिया सामाजिक सम्मान। यानी ये भी तो एक तरीके का अनुमोदन ही तो है, बोलिए है कि नहीं है? आप अच्छे काम करोगे तो समाज में सम्मान मिलेगा। साथ में ये देखो आप, उन्होंने तो इंग्लिश में बोला था, क्या क्या लिखा हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर। समझते हो लॉ एंड ऑर्डर? समाज में हम रहते हैं तो समाज के कुछ नियम कानून कायदे हैं कि नहीं?
तो हमको उनको मानना है, हमको उनको क्या करना है, मानना है, क्योंकि हम मानेंगे तो समाज हमारी प्रशंसा करेगा। क्या करेगा? समाज हमें सम्मान देगा। क्या देगा? बोलिए, सम्मान। और यहां पे वो एग्जांपल आता है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, रेड लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो रेड लाइट को आप तोड़ोगे या वहां पे रुकोगे? बोलिए, रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि ये समाज का लॉ एंड ऑर्डर है जिसको हम मानेंगे, जिसको हम मानेंगे, क्योंकि हम मानेंगे तभी हमें समाज में क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। सिंपल इतनी सी बात, नोट करके लिखो। नोट, नोट ऐसा लिखना, कन्वेंशनल। लिख रहे हो ना सब लोग? कन्वेंशनल स्तर में, कन्वेंशनल स्तर में, नोट करके, दोनों अवस्थाओं की बात है। कन्वेंशनल स्तर में बाहरी प्रभाव ओब्लिक सामाजिक प्रभाव के कारण, कन्वेंशनल स्तर में बाहरी प्रभाव या सामाजिक प्रभाव के कारण, बाहरी प्रभाव या सामाजिक प्रभाव के कारण नैतिक नियमों का पालन किया जाता है। बाहरी प्रभाव या सामाजिक प्रभाव के कारण नैतिक नियमों का पालन किया जाता है। बाहरी प्रभाव के कारण नैतिक नियमों का पालन किया जाता है। प्री कन्वेंशनल में था बाहरी दबाव और कन्वेंशनल में है बाहरी प्रभाव। सिंपल। अब है पांचवी स्टेज, नहीं स्तर 3। ABC करके लिखा था क्या आपने? ओके, तो C का नाम, यस, हिंदी में यस, पश्च पारंपरिक स्तर। तीसरा है पश्च पारंपरिक स्तर, पश्च पारंपरिक स्तर या फिर कोई भी। उत्तर रूढ़िगत स्तर, इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट मतलब बाद वाला, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ना, ऐसे कैसे? पोस्ट कन्वेंट देख लो, मैं क्या बोल, जाओ। क्या दिन आ गए, वरना 150 बच्चे तो निकल जाते, पता नहीं लगता कि बच्चे थे क्या। धर्माराम ठीक है, पर ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। वैसे मैं इंडिविजुअल केयर हर बच्चे की करता हूं। मेरी क्लास में 1000 बच्चे हैं तो भी मेरे को ध्यान रहता है कि पीछे वाले कोने में मैडम ने झपकी ले ली तो मैं उसको उठा देता हूं। ओके, लिखा सबने? इसकी एज, इसका एज देखना आप, लिखना। देखो ये लिखा है उन्होंने, रेयर एडोलसेंट एंड फ्यू अडल्ट्स। कैसी बात है, रेयर एडोलसेंट एंड फ्यू अडल्ट्स। रेयर एडोलसेंट एंड फ्यू अडल्ट्स। अब सब हिंदी में लिखाओ, तो कुछ चीजों की हिंदी में जरूरत नहीं लिखने की। रेयर एडोलसेंट एंड फ्यू अडल्ट्स, इस बात पे सवाल है इसलिए मैं तीनों बातें लिखा रहा हूं आपको गौर करके, क्योंकि जब ये आएगा तो फिर आपको ही आएगा, ये तो गारंटी है। तो रेयर एडोलसेंट का मतलब क्या हुआ बताओ, और फ्यू अडल्ट का मतलब क्या हुआ? और कोई? ये इसलिए बता रहे हैं कि ये हमारी वहां की स्टूडेंट है, खुद भी पढ़ रही है, अच्छी बात है। स्टूडेंट तो बहुत से हैं पर उनको याद ही नहीं क्या क्या पढ़ाया होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी एडोलसेंट के बच्चे
ये इस स्टेज में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको पियाजे में बताया था, औपचारिक संक्रियात्मक की इंट्रा प्रोपोजिशनल वाली बातें, हाइपोथेटिको डिडक्टिव वाली बातें सब बच्चों में आएंगी क्या? नहीं आएंगी, केवल उनमें आएंगे जिनको हाईली अच्छा एजुकेशन का लेवल मिला है। तो वैसे ही कोहलबर्ग के पे तो ज्यादा मशहूर है ये, कि कोहलबर्ग के अनुसार लास्ट लेवल में सभी लोग नहीं पहुंचते, केवल कुछ ही लोग पहुंचते हैं। इसका मतलब सारे एडोलसेंट नहीं है, रेयर एडोलसेंट है, फ्यू अडल्ट है, कुछ बड़े और कोई कोई किशोर, है ना, या कोई कोई बड़े या कुछ किशोर, ऐसा क्लियर है सबको? ओके, पांचवें स्टेज का नाम लिखें, अवस्था 5। अवस्था 5, अवस्था 5 क्या था? दंड से आज्ञाकारिता मिली, किंतु बोल दो आप मैडम, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या आती? दंड, यस, किंतु हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई तो क्या मिला? सामाजिक सम्मान मिला, और अंत में क्या किया? सामाजिक समझौता किया। तो पांचवी है सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौता उन्मुखता। सामाजिक समझौता उन्मुखता। कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैडम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लिख लेना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक समझौता उन्मुखता, ओके, सॉरी यहां पे ऐसा लिखो आप, उन्मुखता मत लिखो, सामाजिक समझौता एवं, याद है आपको मैंने एक बात कही थी, किसी को याद है? दूसरी स्टेज में क्या थी वो? वहां था वैयक्तिक विनिमय, और यहां पे आएगा व्यक्तिगत अधिकार। तो सामाजिक समझौता एवं व्यक्तिगत अधिकार, वैयक्तिक शब्द ज्यादा बेहतर है, वैयक्तिक अधिकार उन्मुखता, वैयक्तिक अधिकार उन्मुखता, इसमें लिखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेशन। ये है, इसका एक नाम और भी है जो बहुत ही रेयर है, लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। आप बोलेंगे साहब इतनी अंग्रेजी क्यों लिखा रहे हो? मैं क्या करूं, परीक्षा में आती है। सामाजिक समझौता एवं वैयक्तिक अधिकार उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन, राइट्स ओरिएंटेशन, या लीगलिस्टिक, लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। जब परीक्षा नजदीक होगी, आपके पास काफी टाइम बचेगा, अभी 6-7 महीने का टाइम है, तो आपको बहुत मजा आएगा इनको घर पे पढ़ के, क्योंकि तब रेयर प्रश्न आएंगे ना, पुराने प्रीवियस ईयर निकालोगे तो वहां आप उछलोगे ऐसे, यार सर ये नहीं, ये बताया था सर ने, इस पेपर में, ये इस पेपर में, ये इस पेपर में, 4 ऑप्शन देंगे, आराम से कर दोगे आप। एक बार मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा सारी चीजें, चिंता नहीं करें, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा होगा। ओके, तो 5 नंबर पे क्या होगा? देखो, एक शब्द आया है सामाजिक समझौता, क्या आया है इंग्लिश में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक तो मैं आपको बता चुका हूं, एक परीक्षा में आया था ठेका, याद है ना आपको? तो ठेका आए तो भी 5वीं स्टेज। दूसरी बात, इस लेवल पे क्या होता है, इस स्टेज पे क्या होता है, सुन रहे हो ना आप, कि साहब व्यक्ति और समाज के बीच में एक एग्रीमेंट है, क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? एक अनुबंध है, क्या है? अब समाज ने हमारे साथ अनुबंध किया, हमने समाज के साथ अनुबंध किया है। अगर समाज अनुबंध, अगर समाज हमारी बेहतरी के लिए करता है तो हम भी करेंगे, लेकिन अगर समाज एग्रीमेंट तोड़ देगा तो हम भी तोड़ देंगे, हम भी बाध्य नहीं है। और यहां वो एग्जाम्पल है रेड लाइट वाला, कि जब आप रेड लाइट पे हो, सुन रहे हो ना, तो आपको रेड लाइट पे रुकना चाहिए कि उसको तोड़ना चाहिए? रुकना चाहिए, क्योंकि ये सोशल लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि ये सामाजिक इससे पहले वाली स्टेज है। लेकिन अगर एम्बुलेंस जा रही है, किसी की जान पे बनाई, और आप एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जल्दी से आपको हॉस्पिटल में उस मतलब व्यक्ति को ले जाना है, बीमार को, अब सामने रेड लाइट आ गई साहब 1 मिनट की, तो बोलिए आप रेड लाइट पे रुकोगे या उसको तोड़ दोगे? तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सामाजिक, हमने समाज के साथ समझौता किया है, समाज हमारी सुरक्षा करेगा। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सामाजिक समझौता तो ठीक है, समाज के नियम तो ठीक है, पर खुद के अधिकार भी कोई चीज है, और लाइफ का एक राइट है, लाइफ का,
जिंदगी बचाने का अधिकार तो हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए किसी के जीवन बचाने के लिए हम लाइट को तोड़ देंगे, हम ये समझौता तोड़ देंगे। ये 5वीं स्टेज है। बात समझ में आ रही है? 5वीं स्टेज में समझौता है, इसलिए हम नियमों को तोड़ देंगे। पर जरूरी है नियमों को कब तोड़ेंगे? जब किसी के इंडिविजुअल राइट्स की बात आ जाए। किसकी बात आ जाए? इंडिविजुअल राइट्स की बात आ जाए। ये 5वीं स्टेज है। और अब लिखिए 6ठी स्टेज, अंतिम अवस्था 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उच्चतम विवेक की अवस्था। उच्चतम विवेक की अवस्था, उच्चतम विवेक की अवस्था। इसके बहुत से नाम हो सकते हैं। यूनिवर्सल, सार्वत्रिक सिद्धांतों की अवस्था, नीतिगत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, तो सार्वत्रिक नीतिगत सिद्धांत उन्मुखता, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, अंतिम अवस्था। यहां पे नैतिक नियम एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो 6ठी अवस्था क्या है? इसमें नैतिक नियम दरअसल किसी भी सूरत में हम मानते हैं कि तोड़ते हैं, इसके पीछे दूसरे बहुत सी चीजें काम करती हैं। जैसे 5वीं स्टेज में भी कुछ बातें हैं, जैसे आपने सुना होगा 5वीं स्टेज में हम व्यक्तिगत अधिकारों को महत्वपूर्ण रखते हैं, और वहां अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ठीक है, समानता का उल्लंघन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट समाज के साथ हमने किया है सबने मिलके, पर किसी एक के साथ पक्षपात हो रहा है, तो वहां पे प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना होती है, न्याय की अवहेलना होती है, समानता की अवहेलना होती है, तो हम उसको तोड़ सकते हैं। ये 5वीं स्टेज है। और यहां पे क्या होता है? यहां पे व्यक्ति उन नियमों को नहीं मानता जो किसी का भी नुकसान करते हैं, भले ही खुद का नुकसान हो जाए, भले ही खुद का नुकसान हो जाए, उन नैतिक नियमों को वो बिल्कुल नहीं मानता जिसमें किसी का भी नुकसान हो रहा हो, तो उसके लिए वो लड़ाई करता है। इवन यहां लड़ाई करता है बदलने के लिए, और बदल के दम लेता है। जैसे आपको याद है, एक प्रश्न आया था आपके फर्स्ट ग्रेड में सीटेट में, कि कॉलेज में जाते हैं तो रैगिंग होती है। रैगिंग समझते हो ना? बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, रैगिंग। तो एक लड़का रैगिंग के खिलाफ पोस्टर लगाता है कॉलेज में और अभियान छेड़ देता है। फिर पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो अंतिम अवस्था में है। एक आया था वो सरदार जरनैल सिंह, ये जानते हैं कि सरकार भ्रष्ट है और जनता के टैक्स के पैसे को ऐसे जाया कर रही है बांधों में और उनमें, तो सरदार जरनैल सिंह सरकार को टैक्स देने से मना करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो जरनैल सिंह कौन सी अवस्था में है? मैं सारे क्वेश्चन लिखवाऊंगा बाद में, आपको जवाब है लास्ट वाली में। एक सवाल आया था, 3 सवाल बहुत प्रसिद्ध हैं, ये बार बार आए हैं। एक आया था वो विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा कारगिल की लड़ाई में चाहते तो पलट के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। विक्रम बत्रा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था से संबंधित हो सकते हैं? अंतिम अवस्था से। नोट करके लिखो एक बात, नोट ऐसा लिखना, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में नैतिक नियम सेल्फ जनरेटेड को बोलते हैं आत्म उत्सर्जित। आत्म उत्सर्जित मतलब अंदर से आते हैं, आत्म उत्सर्जित होते हैं में नैतिक नियम आत्म उत्सर्जित होते हैं तथा यहां आत्मसम्मान
आत्मसम्मान, दोनों में देखो, उसमें व्यक्तिगत अधिकार महत्वपूर्ण है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, और यहां भी सेल्फ के लिए लड़ेंगे, कोई भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, और आत्मसम्मान का भाव होता है। ये सारे शब्द परीक्षा में आ चुके हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में नैतिक नियम आत्म उत्सर्जित होते हैं, सेल्फ जनरेटेड होते हैं, सेल्फ चूजन होते हैं, सेल्फ चूजन होते हैं, और यहां आत्मसम्मान का भाव होता है। किसका भाव होता है? आत्मसम्मान का भाव होता है। बहुत परेशान हो चुके मेरे बच्चों। आखिरी बात, ये लिख लिया सबने? आखिरी बात, विशेष। कोहलबर्ग के अनुसार अंतिम स्तर में सभी व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं। किसी दूसरी जगह उन्होंने बोला है 15% से ज्यादा नहीं पहुंचते, सभी व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं। ये फाइनली कोहलबर्ग था। दो आलोचना भी अभी लिखा दूं या कल बताऊं? करवा दूं? 2 मिनट की बात हो रहा है ना। चलिए, तो सभी लोग नहीं पहुंचते, ठीक है, ये है। अब फाइनली क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचना। क्रिटिक्स पे प्रश्न आ चुका है, आलोचना। और किसने करी आलोचना? नाम बोलो। यस, कैरोल गिलिगन। इनकी एक शिष्या थी, कैरोल गिलिगन। तो आलोचना इसमें आप लिखो, कैरोल गिलिगन या गिलिगन ने दो आधारों पर, कैरोल गिलिगन ने 2 आधारों पर कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। दो आधारों पर आलोचना की। एक तो हमने आपको बताया था, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। कितने आधार हैं? 2। कोहलबर्ग ने क्या किया था? 72 शिकागो बॉयज के इंटरव्यू लिए ना, तो केवल बॉयज के इंटरव्यू लिए, आपने गर्ल्स के इंटरव्यू तो लिए ही नहीं। तो ये खुद एक महिला है, तो उन्होंने कहा कि साहब लड़कों में तो वही है, न्याय, स्वतंत्रता, ऐसी चीजें आती हैं, लड़कियों में केयर वाली फीलिंग होती है। लड़कियां अपनापन, केयर, इवन अफेक्शन, इन चीजों में ज्यादा ध्यान रखती हैं। तो आपने लड़कियों को तो छोड़ ही दिया, तो आप जेंडर बायस हो गए। क्या हो गए? जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब आपने लड़कों का पक्ष ले लिया, लड़कियों को इग्नोर कर दिया। और दूसरी बात, आपने शिकागो के बच्चों की नैतिकता के बारे में देखा, बाकी दूसरे अफ्रीका में पता नहीं क्या था, ठीक है ना। तो अविकसित देशों में, विकासशील देशों में गए ही नहीं। तो 2 आलोचनाएं होगी। पहली तो होगी, ऐसे लिखना इसको, जेंडर बायस, यानी महिलाओं की उपेक्षा। दूसरा कल्चर बायस हो गए। कुछ विकसित देशों की बात करी आपने, बायस का मतलब पक्षपात। तो समाजों की उपेक्षा, समाज, संस्कृति की उपेक्षा। एक सवाल और आता है कभी कभी, अगर आप 2 मिनट और दो तो वो भी बता दूं कि कल फिर नए सिरे से बहुत लोग होंगे, तो फिर नया टॉपिक ही लेंगे, है ना। बता दो, ये सितम और सही, इतना इतना झेला तो एक और झेल लो, है ना। बस छोटी सी बात है। हमने आपको
दो प्रकार की आलोचना, दो आधारों पर आलोचना बताई केरोल गिलिगन ने, बोलिए क्लियर है? पहली कौन सी? जेंडर बाइस, और दूसरी कौन सी? कल्चर बाइस। जेंडर बाइस का मतलब किसका पक्ष लिया? लड़कों का, पुरुषों का। किसकी अवहेलना कर दी? महिलाओं की। कैसे पता लगा अवहेलना कर दी? क्योंकि उनको इंटरव्यू में शामिल नहीं किया, उनको कहानी नहीं सुनाई। और दूसरा कल्चर बाइस क्यों हुआ? क्योंकि आपने शिकागो के, अमेरिका के बच्चों की नैतिकता की बात करी, आपने तो जापान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, सोमालिया को छोड़ दिया। ओके, सिंपल। ओके, एक सवाल कई बार और आता है जो बहुत रेयर है, बहुत रेयर। आप याद करें, हमने आपको बाल विकास में एक बात बताई थी। जब हम पढ़ रहे थे विशेषताएं, तो हमने कहा था सामाजिक प्रत्याशा, याद है? हमने कहा था डेवलपमेंटल टास्क, याद है? विकासात्मक पाठ, याद है? किसने बोला था? विकासात्मक पाठ, डेवलपमेंटल टास्क और सोशल एक्सपेक्टेशंस की अवधारणा किसने बताई? मैंने लिखाया था, देखो जल्दी। शुरू शुरू में विशेषताएं जो थी ना, वंशक्रम, गुणा, वातावरण। यस, कौन थे वो? हैविंग हस्ट थे। कौन थे? हैविंग हस्ट। तो याद रखना, जीन पियाजे ने, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 2, 3 के 4? 4 बताई। एनोमी, एक ट्रांजिशनल, ऑटोनोमस, हिटोनोमस, 4 बताई ना। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4। कोहलबर्ग ने 6 और हैविंग हस्ट ने 5। ये सवाल होता है, लिखो। आखिरी बात, इंपोर्टेंट करके लिख दो, चाहे इंपोर्टेंट। ये केवल हमारी, पूरे राजस्थान में केवल हमारी बुक में, केवल हमारी क्लास में जब आया तो कमाल हुआ। इंपोर्टेंट, हैविंग हस्ट, इनका नाम है हैविंग हस्ट। ये डेवलपमेंटल टास्क के लिए प्रसिद्ध है, वो तो मैं आपको करवा ही चुका हूं। हैविंग हस्ट ने नैतिक विकास, इन्होंने भी दिया, पैक इनके दोस्त थे साथ में, पर पैक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हैविंग हस्ट ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। एक पियाजे का हो गया, एक कोहलबर्ग का हो गया, और एक हैविंग हस्ट साहब का है। तो 5 अवस्थाओं के नाम काफी हैं, बस 5 अवस्थाएं बताई साहब। पहली, गैर नैतिक। दूसरी, सेल्फ सेंटर्ड को बोला, स्व केंद्रित, आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित एक ही बात होती है, तो स्व केंद्रित नैतिकता। इंग्लिश में भी लिखना है आगे। तीसरी, देखो गैर नैतिक जो है उसका समय 0 से 2 वर्ष, स्व केंद्रित 2 से 6 वर्ष, ये 3 से 6 वर्ष भी हो सकता है। ये पूर्व बाल्यावस्था है। अब आएगी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की नैतिकता क्या बताई थी, किसी को पता है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। 7 से 12 वर्ष या 6 से 12 होगा तो भी चलेगा। और चौथी बहुत पूछी गई है, आधारहीन आत्मचेतना। सुना ये नाम? ये किशोरावस्था है, 13 to 19। और 5वीं और आखिरी बहुत आसान है, आधार युक्त आत्मचेतना। इंग्लिश में लिखूं कि छोड़ूं? ये 20 वर्ष के बाद। गैर नैतिक, नॉन मोरल, यानी पहले 2 साल तक बच्चे में कोई प्रकार की जानकारी नहीं होती नैतिकता क्या होती है, क्या नहीं होती। दूसरी, सेल्फ सेंटर्ड या ईगो सेंटर्ड मोरालिटी।
और तीसरी परंपराओं को धारण करने वाली, इसको बोलते हैं कन्फर्मिंग। परंपरा के लिए तो धारण करने वाली, परंपरा के लिए शब्द आपने कभी आत्मचेतना वाली वो बात नहीं पढ़ी होगी शायद, है ना, जिसको बोलते हैं सेल्फ कंसंस। नाम सुना है कभी आपने सेल्फ कंसंस, कंसंसियस? तो कन्फर्मिंग ये स्पेलिंग है कन, SCIENTIOUS, सेल्फ कंसंसियस स्टेज इंग्लिश में बोलते हैं। ये है आधारहीन, तो इररेशनल, रेशनल इसमें तर्क नहीं होता, इररेशनल वही शब्द आएगा, कंसंसियस स्टेज, और फाइनली रेशनल कंसंसियसनेस, रेशनल कंसंसियसनेस। 1 मिनट में समझा दूंगा, 1 मिनट में। पहले कोचिंग करो, फिर बहुत समय मिलेगा तब सेल्फ स्टडी करना। फिर दुनिया के हर ग्रुप को, चाहे एफबी पे हो, चाहे किसी के टेलीग्राम पे हो, चाहे कहीं पे हो, फाड़ना उनको, 1% ठोक देना। ये बताओ, लटकते रहेंगे सब, आपको पूछेंगे कहां से पढ़ा, और पेपर में आते हैं। ये नहीं कि साहब पेपर में नहीं आते हो। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि मैं आपको ऐसी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में साइकोलॉजी में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड दें, चाहे सेकंड ग्रेड दें, चाहे रीट दें, चाहे कुछ भी दें, पर आना पड़ेगा हमारे पास। ऐसे नहीं होगा। 1 मिनट के लिए सुन लो। पहली अवस्था का नाम बोलो हिंदी में, गैर नैतिक, इंग्लिश में नॉन मोरल, समय कितना 0 से 2। दूसरी अवस्था का नाम स्व केंद्रित नैतिकता, इंग्लिश में सेल्फ सेंटर्ड मोरालिटी, समय कितना 2 से 6। तीसरी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, इंग्लिश में कन्फर्मिंग कंसेंसियस स्टेज। अब ध्यान देना, यहां पे 2 साल तक का तो वो जानता ही नहीं नैतिक, ये किसने बोला है? हैविंग हस ने बोला है। ये सारा खेल किसका? हैविंग हस साहब का है। सुन रहे हो ना? तो ये तो जानते ही नहीं हैविंग हस, तो मतलब सॉरी 2 साल तक का बच्चा तो कि क्या है। फिर यहां पे क्या होता है पता है? 2 से 6 इसमें बच्चा केवल वही काम करता है। ध्यान दो गरिमा, करीमा सॉरी अंजू, आपका नाम क्या है? रीना, सॉरी भूल जाता हूं, रीना पता ही नहीं गरिमा तो रीना ध्यान दो। ये क्या हो सकता है? चलो आप बताओ रीना। स्व केंद्रित नैतिकता क्या हो सकती है? इगोसेंट्रिक नैतिकता क्या होती है? इसमें बच्चा खुद के फायदे के काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाले को वही पसंद है जो मुझे पसंद है। ओके, फिर बाल्यावस्था आ जाएगी, परंपराओं को धारण करने वाली, और इसमें दूसरों का ख्याल रखने वाली चीजें आ जाएंगी। यहां पे वो पीयर ग्रुप्स और दूसरे मम्मी पापा टीचर हमको अच्छा बोलेंगे तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं। ये बाल्यावस्था की बड़ी बात है। फिर आ गई किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में आत्मचेतना का विकास होगा। किसका विकास होगा? यानी वो अपने आप का, अपना वजूद, अपनी अंतरात्मा, सोल सब कुछ तलाश करेगा, लेकिन रेशनल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रेशनल का मतलब तार्किक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यानी यहां वो भावनाओं को तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण मानेगा, और फिर बड़ा हो जाएगा तो यहां तर्क आ जाएगा। ये 5 बातें किसकी? हैविंग हस्ट की। क्या नाम है इनका? हैविंग हस्ट। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं। पियाजे ने कितनी बताई? 4। कोहलबर्ग ने कितनी बताई? 6। कल कितने बजे मिलेंगे? 11। थैंक यू, बाय।